नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। कल से जो खबरें आ रही है, वो अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। तो कौन-सी खबरें? वो ये है कि किस तरह से जो भी आतंकवादी पकड़े गए या सस्पेक्ट पकड़े गए दिल्ली ब्लास्ट में, वो सारे इतने वेल एजुकेटेड होने के बावजूद इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, ये हम सबको पता है। लेकिन आज बात करेंगे एक इकोसिस्टम की, जो इनके फ़ेवर में सामने आई है और साथ-साथ कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, किसकी सुनवाई हो रही है? उमर खालिद और शर्जील इमाम इनके केस के ऊपर। तब दिल्ली पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया है वो भी चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट आर मोर थ्रेटनिंग। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे और हमने आमंत्रित किया है, बहुत दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े हैं हमारे विशेष अतिथि कैप्टन महेश भकुनी सर। सर आपका स्वागत है, आज फिर से हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, जय हिंद। थैंक सर यू फॉर बहुत इनवाइटिंग। यस सर, थैंक यू सर। और सर बहुत चिंता का विषय है जो जिसकी चर्चा होनी ही चाहिए कि कैसे एक इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। इनको जो सस्पेक्ट है उनको ये कहते हुए कि वो नासमझ है एक्सेट्रा, और साथ-साथ इंटेलेक्चुअल टेररिज्म या टेररिस्ट के बारे में भी बात हो रही है सर। ओके, ये सचमुच ही बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय है। इनफैक्ट बिफोर वी डील ऑन टॉक ऑन इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, हमें बात करनी चाहिए व्हाइट कॉलर टेररिज्म। यस सर। इनफैक्ट ये कहाँ से आया और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाइट कॉलर और ब्लू कलर का जो उत्पत्ति हुई वो आई है, जो हमारे यहाँ फैक्ट्री में कामगार होते थे, जो कम पढ़े लिखे होते थे, जो मैनुअल लेबर ज़्यादा करते थे, उनको बोला गया ब्लू कॉलर। और जो इंटेलेक्चुअल होते थे, पढ़े लिखे होते थे और ऑफिस में बैठ के काम करते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे, नई दिशा देते थे, लीडरशिप देते थे, उसको कहा गया व्हाइट कॉलर, राइट। तो यस। अब जो 10 नवंबर के दिन लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, वहां पर जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें ज्यादातर जो तार जुड़े हैं वो डॉक्टरों से जुड़े हैं, और वो सीधे सीधे तार जुड़ते जुड़ते वो अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए। और अल फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिकल साइंसेस के बारे में पढ़ाया जाता है, और इसलिए वहां पर डॉक्टर पैदा होते हैं, जो डॉक्टर कुछ कश्मीर से आए थे, वो वहाँ एडमिशन पाए हुए थे और उनको पढ़ाया जा रहा था मेडिकल साइंस के बारे में। साथ साथ कुछ कश्मीर से आए हुए जो डॉक्टर्स हैं उनको वहां पर जॉब मिला था एज प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स। तो यस। जब उनका यहाँ हाथ पाया गया तो स्वाभाविक है ये एक व्हाइट कॉलर टेररिज्म टर्म पैदा हुआ। ये मैंने तो पहली बार सुना। और व्हाइट कॉलर टेररिज्म एक किस्म से डबल भी हो गया, एक किस्म से व्हाइट कॉलर तो एक तो जो लोग ऑफिस में बैठते हैं, दूसरी बात डॉक्टर्स लोग भी व्हाइट कॉलर व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनते हैं जिसमें कोई दाग नहीं होता। यस। भाग्य की बात है कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर निकले सारे दागी निकले, और उसमें से 6 लोग अरेस्ट हो गए हैं। साथ साथ 200 डॉक्टर्स के बीच में के बारे में जानने की खोजबीन चालू है कि वो भी कनेक्टेड होंगे। और ये एक दिन की बात नहीं है, ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म कई सालों से चल रहा होगा, इसमें तैयारी चल रही थी। आगे आगे हम बात करेंगे कैसे कैसे इन लोगों ने आगे लोगों को इंडोक्ट्राइन किया, लोगों को इस बारे में मोटिवेट किया, और इस तरह से व्हाइट कॉलर टेररिज्म पैदा हुआ। और साथ साथ हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म, आप उसको एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का नाम भी दे सकते हो, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं जिन पर कोई शक नहीं करता, जो दिमाग से बहुत तेज होते हैं, और साथ साथ जिनको एक जो लीडरशिप भी प्रदान करते हैं। और इस तरह के जो टेररिस्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, क्योंकि ये एक इनका मानना होता है कि किसी आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं और किसी सिद्धांत के लिए काम कर रहे हैं, और साथ साथ ये चाहते हैं कि इनका नाम इतिहास में अमर हो। हाँ, मतलब फिदा जैसा उनके किताबों में। करेक्ट। और जहां तक सवाल है ब्लू कॉलर टेररिज्म का, ब्लू कॉलर वाले जो होते हैं वो वर्कर्स होते हैं, उनका शॉर्ट टर्म होता है,
उनका ओनली उद्देश्य शॉर्ट टर्म होता है, उनका खतरा भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि जितने भी जो रिसेंट टेरर अटैक हुआ, उसमें हमने देखा कि जितने भी लोग थे, डॉक्टर थे उसमें, कुछ लोगों के जैसे एक लेडी उसमें टेररिस्ट है, जिसका काम था कि वो यहाँ के, जैसे मोहम्मद जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता, कुछ दिन पहले हमने सुना था, उस समय भी हम लोग ने छानबीन, मेरे ख्याल से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑलरेडी छानबीन कर रही होंगी, तो उन्होंने बोला था कि वो लेडीज को रिक्रूट कर रहे हैं, यस सर। जैसे मोहम्मद। और उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत में भी उन्होंने अपनी जड़ें फैलानी शुरू की। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी अभी हमें पता चला, वो लेडी जिसका मैं नाम बताना चाहूंगा आपको, कि डॉक्टर शाहिद। ये लोग, डॉक्टर साहिना, राइट। और इसमें लोग इन्वॉल्व थे जो डॉक्टर, उसमें से एक डॉक्टर उमर अल नवी, और डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, और डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर आदिल। और इनको मोटिवेट करने वाला, जस्ट सोचो कि 10वीं या 12वीं पास पढ़ा हुआ एक मौलाना था, उसका मोटिवेशनल पावर देखिए कि उसने सबको इंडोक्ट्राइन किया और इनको मोटिवेट किया। और फाइनली जैसे जैसे मोहम्मद का पोस्टर कश्मीर में पाया गया, तो वहां पर से उसमें खोजबीन चालू हुई, फिर सहारनपुर में डॉक्टर पाया गया, और फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी तक इसके तार जुड़े पाए गए। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक, पुलवामा तक, ये पूरी चेन है। और यस सर। अभी तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी इनके कई जगह इनके अभी होंगे जहां पर अभी छापेमारी चल रही है, और बहुत जल्दी बहुत ज्यादा टेररिस्ट पकड़े जाएंगे। यस और सर। सही बोला है कि इसको इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का नाम दिया है, ये बहुत सही नाम दिया है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं, इनका रिक्रूटमेंट इंटेलेक्चुअल टेररिज्म में बड़ा आसान है। ये लोग मोटिवेट करने में एक्सपर्ट होते हैं, और इमोशनली ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। वेरएज ब्लू कॉलर वाले जो होते हैं वो इमोशनली बड़े फ्रेजाइल होते हैं, और उनका शॉर्ट टर्म होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आया फिर खत्म चला गया, वो लंबे, और उनको पकड़ा जाना भी आसान होता है। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म में वो लोग आते हैं जिन पर कोई शक नहीं करता। अब डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, पता नहीं सही कर रहा है नहीं कर रहा है, या उस वेशभूषा में कुछ और प्लान कर रहा है, तो उस पर किसी का शक नहीं होता है। ये हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल है, इसलिए इसे इंटेलेक्चुअल टेररिज्म बोला गया है। यस सर। इनकी आइडियोलॉजी, फिलोसफी और इनका जो मिशन होता है, इनकी परिभाषा में ये ग्रांड मिशन होता है इनकी नॉलेज में। और ये जो लोगों को मार रहे हैं वो किसी मिशन के तहत कर रहे हैं, और जिहाद है उनके हिसाब से, क्योंकि उनको बचपन से ये डॉक्ट्रिनेट किया जाता है, चाहे वो मदरसे हों और उसके बाद है अपनी कौम के लिए। वो समझते हैं कि बहुत पुण्य का काम है, और इतिहास में वो अमर होने के लिए करते हैं, और उनको ये यस। लगता है कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो ये इमोशनली लोगों को इस आधार पर मोटिवेट करते हैं, और इंटेलेक्चुअल लोग मोटिवेट हो भी जाते हैं। थोड़े ये धीरे धीरे करते हैं, बहुत धीरे धीरे इनकी जड़ें फैलती हैं। वेरएज यस। टेररिज्म में क्या होता है, फास्ट, आज ही गुस्सा आया, आज ही उन्होंने बम फोड़ दिया। वेरएज ये बहुत स्लो और इंटेलेक्चुअली आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजों को जान फूक फाक के चलते हैं। सर इसमें अभी इंजीनियर्स भी हैं, आईटी प्रोफेशनल्स भी हैं, डॉक्टर तो हैं ही, और साथ साथ इन पर कोई शक नहीं करता, बिकॉज एक इंटेलेक्चुअल और रिस्पेक्टेड और इनविजिबल रहते हैं ये लोग, और लॉन्ग टर्म होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं। सर, तो इट्स वेरी ट्रू टू से दैट इट्स इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। जी सर यहाँ पे आपको मैं टोकना चाहूंगी थोड़ा सा, या कि सर इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट की अगर बात करते हैं, दुनिया ने सबसे पहले इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट या टेररिज्म देखा वो था WTC टावर पर जब अटैक हुआ था पायलट। बिन लादेन के द्वारा। तब से हम देख रहे हैं, और भारत में अब ये इस मॉड्यूल में आया है जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। ओसामा बिन लादेन भी एक इंजीनियर था। हाँ, इंजीनियर था। तो ये बात जो कही है दिल्ली पुलिस ने, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, ये बहुत खतरनाक है, जो चाहे किसी भी देश के लिए क्यों ना हो, लेकिन जी भारत के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया। सर जी अभी बात करेंगे कि ये जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो नाम सामने आए हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए या उनके फेवर में बात करने के लिए एक इकोसिस्टम अपने भारत में पहले से मौजूद है सर। तो ये इकोसिस्टम भी आप देखकर बताइए, कैसे काम करता है? आपका कहना सही है। जो बॉम्बे में ताज पर अटैक हुआ था, हम्म। कसाब जो था,
यस सर। उसको बचाने के लिए कपिल सिब्बल ने, एडवोकेट्स की जो एक वो थे, और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी, अफजल, उसको जब फांसी दी गई थी, इन लोगों ने रात को कोर्ट खुलवाए थे। यस तो सर। ये आप सही कह रहे हैं, वो लोग छुपे हुए अर्बन नक्सल कह लो इनको, या ये लोग जो हैं कि हमारे इकोसिस्टम में इस तरह से घुस आए हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा ये है, क्योंकि इन हुँ, टेररिस्टों को लगता है कि इनके सिंपैथाइजर हैं, जो कि और भी पढ़े लिखे हैं, जो प्लानर हैं, जो जिन पर कोई शक नहीं करता। एंड राइट, इट्स वेरी करेक्टली सेड, दिस इंटेलेक्चुअल टेररिज्म इज इन फैक्ट दैट, जो कि यस, सिंपैथाइजर हैं टेररिस्ट के। राइट। तो सर रात को जो सुप्रीम कोर्ट खुलवा देता है, तो उससे बड़ा टेररिस्ट कौन हो सकता है, मैं ये कहूंगा। ये सर और बात सर, पॉलिटिकल लीडर्स भी कई सारे सामने आकर इनको बोल रहे हैं कि ये भटके हुए लोग हैं, इनके ऊपर अत्याचार हुआ है। ये तो हम हमेशा देखते आए, चाहे वो महबूबा मुफ्ती क्यों ना हो या फिर और कोई कांग्रेस लीडर जिनका नाम मैं अभी भूल रही हूँ। तो ये लोग देखो सर कैसे इनके पक्ष में बात करते हैं। सर एक और बात मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगी या आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगी सर, आफ्टर ये जो 370 का जो कलम हमने भारत सरकार ने हटाया और उसके बाद जो चेंजेस आए कश्मीर में, उसके पहले क्या होता था सर ये हम सबको पता है। आए दिन सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, अलगाववादियों को संरक्षण दिया जाता था। कितने सारे जब उनकी पुलिस थी तो कितने सारे टेररिस्ट सरेंडर होके उनको पुलिस में भर्ती करवाए गए। तो पता नहीं चलता था ना कि कौन टेररिस्ट है, उनके फैमिली मेंबर्स को भी नौकरियाँ, सरकारी जॉब देते जी। तो एक इकोसिस्टम वहाँ इन लोगों ने 370 कलम हटने से पहले तैयार कर लिया था। ये तो सर बहुत बड़ा कदम रहा हमारा 370 होने के बाद और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है शायद, जिस तरह से दिल्ली की पुलिस है। तो सर हमको पता चल रहा है अभी कि वहाँ पर किस तरह की ये बातें होती थी। यू आर वेरी राइट मैम। इनफैक्ट मैं आपका ध्यान फारूक अब्दुल्ला की गतिविधियों पर भी करना चाहूंगा, जो इकोसिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है, जो कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, आज उनका बेटा उमर अब्दुल्ला है। यस उन सर। लोगों ने भी इनको भटके हुए यूथ कहा गया, जो कि एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और मुफ्ती के बारे में आपने बता ही दिया, शी वॉज ऑल्सो अ चीफ मिनिस्टर ऑफ क्या बोलते हैं, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और जो ये इकोसिस्टम आपने कहा, बहुत हमारा इकोसिस्टम जिसमें कि पूरा अपोजिशन है, और अभी तक किसी ने, और उसमें कुछ मुस्लिम नेता भी हैं, उनका किसी की तरफ से कोई कंडमनेशन नहीं आया। राइट। और इन लोगों ने सिर्फ, अगर इनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा इट्स इंटेलिजेंस फेलियर। वो यस सर। क्यों आया, जबकि उनके राज में ज्यादा आया था, इससे ज्यादा। उन्होंने इतना ही कहा, और अभी तक सरप्राइजिंगली राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला मेरे नॉलेज के अनुसार। और अभी उत्तर प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने जरूर कल ये बोला कि हाँ, ये जो भी घटना घटी, उस ये हुआ क्यों, ये क्यों, किस रूप में इसमें इंटेलिजेंस फेलियर रहा। हुँ। और ये इकोसिस्टम यहीं पर है, और ये लोग अभी तक किसी ने कंडम नहीं किया है। और साथ साथ दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ जर्नलिस्ट, जो बहुत डेयरिंग जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों ने कुछ मुस्लिम लोगों से बातें करने की कोशिश की, और यस। सरप्राइजिंगली नोबडी सेड एनीथिंग अगेंस्ट इट। सबने राइट। बोला प्रूफ दिखाइए, मैं प्रूफ दिखाइए। और यस। कहा कि टेरर का या आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली जितने भी लोग आतंकवादी पकड़े गए हैं, वो उसी धर्म के मिलते हैं। ये राइट। तो हजम नहीं होती बात। यस सर। इससे पहले ये कांग्रेस ने ही, इनके कुछ नेताओं ने हिंदू टेरर का नाम दिया था, जिसमें कि जो कि सारे लोग निर्दोष सिद्ध हो गए हैं। यस सर। जब ये सर अभी ताजमहल। और एक बात मैं कहना चाहूँगी आपसे सर। जी। कल हेलो सर। जी। जी, जी, जी। कल ही सर शायद जम्मू कश्मीर में कश्मीर टाइम्स के ऑफिस के ऊपर रेड पड़ी है सर। और इस कश्मीर टाइम्स की जो ओनर है वो है शायद अनुराधा भसीन और करेक्ट। प्रबोध जामवाल करके कोई एडिटर थे या। तो सर ये काफी दिनों से उनका ऑफिस बंद था, लेकिन क्योंकि ये दोनों अब्रॉड है शायद, अनुराधा भसीन और ये, लेकिन किस तरह से 370 के पहले जो भी सरकार थी उनके साथ मिलकर ये लोग एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहे थे, ये सामने आ रहा है। इसके लिए सर मैं आपको बताना चाहूंगी, चर्चा करते हुए ये दर्शकों को बिल्कुल जानना जरूरी है कि क्या क्या मिला है उनके ऑफिस में। सर्च कंडक्ट हुआ उनके घर पे,
टाइम्स, कश्मीर टाइम्स के ऊपर, लेकिन अब जो उनका कश्मीर टाइम्स .com करके एक वेब पोर्टल भी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, ऐसा मानना है। साथ साथ कुछ राइफल्स AK-47 के कुछ गोलियां खनिज, मिली। हाँ, ये सारा कुछ मिला है। कंप्यूटर एक्टिवेटेड थे सर, अगर ऑफिस बंद है तो कंप्यूटर क्यों एक्टिवेटेड थे? ये सारे सर सवाल है। लेकिन सवाल, मुख्य मुद्दा ये है सर कि ये लोग जो सो कॉल्ड अपने आप को रिपोर्टर्स या जो पत्रकार बोलते हैं, ये भी देखिए सर कैसा एक अपना इकोसिस्टम वहां चला रहे थे। ये तो खैर हमने उनको पकड़ा, मतलब हमारी सरकार ने पकड़ा। कश्मीर टाइम्स काफी समय से, जब मैं JNK में था, सर्विस कर रहा था, उस समय भी इसका बहुत बड़ा नाम था। इनफैक्ट हम्म, हमने पढ़ा भी हम्म, कई बार। हम्म, लेकिन ये किसी भी रूप में हमारे भारत सरकार की जो भी प्रयत्न हैं, उनको ये हमेशा निगेट करते रहे हैं। इन्होंने हम्म। कभी भी एक अच्छे विचार का साथ नहीं दिया, और उन्होंने हमेशा टेररिज्म, पत्थर फेंकने वालों के प्रति सिंपैथी, और कश्मीर में जितना भी आतंकवाद हुआ उसको इनडायरेक्टली इनका सपोर्ट रहा। यस सर। और जो अनुराधा भसीन जिसका नाम आप बता रहे हैं, वो अभी प्रवासी है, वो US में रहती है। और जो भी ये जमवाल थे, मुझे शर्म आती है इनको हिंदू कहते हुए। जमवाल एंड भसीन, दे आर टॉप क्लास हिंदूज अदरवाइज। यस। लेकिन हमारे देश में इकोसिस्टम में इस तरह के जो लेफ्टिस्ट आपको मिलेंगे, और जो कि समाजवाद के नाम पर किसी न किसी रूप में भारत को अंडरमाइन करते हैं, देश को अंडरमाइन करते हैं, ये लोग देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यस सर। और इनके यहाँ गुपचुप, इनके यहाँ चल रहा होगा, इनका आतंकवादियों का गढ़ डेफिनेटली होगा। जब वहां गोलियां पाएगी, कंप्यूटर एक्टिवेटेड पाएंगे, जबकि न्यूज़पेपर बंद है अभी, यस सर। फिलहाल न्यूज़पेपर नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश है। अभी हमें बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। हमारी, थैंक्स टू अवर इंटेलिजेंस एजेंसीज, अभी जगह हैं और अच्छा ढंग से काम कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है। और आपको सुना होगा आपने कि कैंटनमेंट एरिया में, हम्म। मऊ में, इंदौर के मऊ में ये इनका घर पाया गया है। ये यस। जो अल्फला यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे, हाँ। इनको देखा गया है। इनका घर वहां पर आलिशान 4 स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें कि 27-28 तो विंडोज हैं, और उनका के नाम पर अभी भी रजिस्टर्ड है, मोहम्मद हमद हामद सिद्दीकी। और अल्फला यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जो है जावेद सिद्दीकी है। अब उनका एक मकान है, उसको भी पाया गया है कि अब उसको डिमोलिश करने का, वो भी एक गलत जमीन पर बना है, मतलब रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन है उनका, जिसके लिए भारत सरकार उसको बुलडोज करने की कोशिश कर रही है। उनको नोटिस पकड़ा दिया गया है। तो ये यस। गतिविधियां हमारी चल रही हैं, हर राज्य में है। और सिमी का, स्लीपिंग सेल का भी ये इंचार्ज रहा है पहले जावेद, और इसके खिलाफ कई कार्रवाई हुई है, और हवाला में भी इसका नाम है, पैसों का घोटाला इसने किया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये सर। लोग इस तरह की गतिविधियों में है। जी। ये सर, जिस तरह से सर नक्सलिस्ट के ऊपर अभी हमने भारत सरकार काम कर रही है, और हमने देखा है अभी कितना कम हो गया है। अर्बन नक्सल के ऊपर भी वार किए, काफी सारे NGOs के रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल हुए। उसी तरह से अब ये भी हम सरकार को देखना पड़ेगा कि ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म फैला रहे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो। अनुराधा भसीन की बात कर रहे हैं सर अपन, तो वो अपोज में थी जब 370 का कलम हटाया जा रहा था 2019 में। तो ये पता चलता है कि कैसे ये जो लेफ्टिस्ट या जो इन लोगों की सोच है, वो एक्टिवेटेड थी। ये तो सर सौभाग्य की बात है कि 370 हट गया, और हमारी सरकार स्ट्रांग थी हटाने के लिए। अगर नहीं हटता तो क्या हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। ट्रू। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इनफैक्ट मैं समझता हूं कि जो हर चीज एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। यस। और जो कई लोग कंडेम कर रहे होंगे, ये बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की संभावना थी। 3,000 किलो जिसमें एक्सप्लोजिव से ये लोग कर रहे थे, ला रहे थे, और इनके पास जमा था, और इनके पास सारी टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि ये डॉक्टर्स इस तरह के कामों की साइंस पढ़े होते हैं, इस तरह के कामों में ये एक्सपर्ट होते हैं, इन पर कोई शक नहीं करता है। और इमेजिन कीजिए कि जो जिसने उमर ने अपने आप को, जो ब्लास्ट हुआ वहां पर, हम्म। इनफैक्ट तो ब्लास्ट होना नहीं था वहां पर, जैसे अभी इंटेलिजेंस एजेंसीज और गहरे तह में जा रहे हैं। यस सर। तो अब धीरे धीरे परतें खुल रही हैं, और कई लोग इसमें अभी आएंगे, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी हाईएस्ट अलर्ट में हैं। यस। यस। और ये भी एक किस्म से आई से कि बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ, वो अचानक फटा, हमारे 9 लोगों के करीब आधिकारिक रूप में लोगों की जाने गई। यस। और आई से कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे जो तार जुड़े थे,
अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिसको जो कि एक एजुकेशन का क्रैडल होना चाहिए था, राइट, वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी। उससे यस, यस, जुड़ा हुआ पास में मेवात है, उसके पास जुड़ा हुआ नूह है, ये उसी तरह के लोगों से भरा हुआ है। यस सर। वो एरिया सर तो मैंने देखा है और जहाँ पर ये धौस में ये कर रहा था, उसमें आप सोचिए कि इंटेलेक्चुअल आतंकवाद कह लो या व्हाइट टेररिज़्म कह लो कि इस कदर था ये उम्र का कि उसने जहाँ वो धौस में रह रहा था, कई महीने, कई दिन तक वो घर से बाहर नहीं निकला। हुँ, और हुँ। कमरे के अंदर ही वो अपने को अपना टॉयलेट वगैरह कर रहा था जिसकी वहाँ बदबू आ जाए और मैंने यहाँ तक सुना साइकोलॉजिकली वो अपने आप को इतना हेट करना चाह रहा था ताकि वो जब ब्लास्ट करे अपने आप को, तो उसको कोई डाउट ना हो, उसको किसी तरह का डर ना लगे। तो यस, इस कदर ये लोग इंडोक्ट्रिनेटेड हैं। यस सर। सर अंत में सर हम यही कहना चाहेंगे सर आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, इस एक बार सोच के देखिए सर कि अगर 370 कलम नहीं हटता, तो क्या स्थिति होती? तो उसके लिए सर कितना स्ट्रॉन्ग डिसीज़न था वो और अमित शाह जी जब से डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, हमारे सॉरी होम मिनिस्टर बने हैं, तब से सर ये सारी गतिविधियाँ जो चल रही है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होकर तह तक जाने की कोशिश हो रही है। मैं तो ये कहूँगा, मैं इसको एक अपना सनातन का लुक देना चाहूँगा। कहते हैं हुँ, यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानम वो है ना ग्लानिर्भवति भारत। भारत ग्लानिर्भवति भारत। तो मैं कहूँगा कि अभी तक जो हमारा सनातन था, हमारे देश में जो सुख शांति थी, वो कांग्रेस के रहते हुए सारी खत्म हो गई थी। अगर कांग्रेस ही रहती, आप कह रहे हो ना 370 हटाना, अगर मान लिया कांग्रेस ही होती, तो आज क्या स्थिति होती? ये सर, क्योंकि 2014 के बाद तो कोई ब्लास्ट ही नहीं हुआ। राइट, इनफैक्ट 14 साल हो गए थे, 15 साल हो गए थे, कश्मीर में इक्का-दुक्का गतिविधियों के अलावा कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। राइट सर, तो इमेजिन कीजिए कि एक तो कांग्रेस ही होती, तो क्या हालत होती? और दूसरी बात, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बीजेपी आई सरकार में, एक हमें शीर्षस्थ जो नेतृत्व मिला, बहुत टॉप क्लास मिला और 370 हटा दिया। अगर हुँ, 370 नहीं हटा होता, जो आप कह रहे हैं कि देयर वुड हैव बीन ब्लास्ट एवरीवेयर इन कश्मीर, और क्या राइट, कश्मीर की हालत होती और वहां से कितने भी टेररिस्ट यहाँ आ रहे होते। यस सर, राइट, इनफैक्ट ये तो अभी मैं समझूंगा भारत सरकार का जो सपना है 2047 तक, वो बहुत बड़ा सपना है। ये तो उनकी शुरुआत में उनके थोड़ा बहुत उन्होंने किया है और बहुत कुछ होना है अभी। राइट, राइट, सो अभी बहुत कुछ मिलेगा और बहुत कुछ, हमारी अभी सेनाएं भी अलर्ट हैं, बहुत जल्दी में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और शायद अल फलाह यूनिवर्सिटी को भी शायद बुलडोज करें ये लोग, एंड दैट इज अ गुड लेसन टू द टेररिस्ट और जो बनने वाले हैं। यस सर। सर थैंक यू वेरी मच। लेकिन अ, बात ये है मैम कि ये सबसे दुख की बात है कि कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं की जो चुप्पी है, साइलेंस है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। हुँ, 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 इन्होंने किसी ने भी अभी इसको किसी भी रूप में कंडम नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे समाज में अब नाउ 2 कम्युनिटीज़ के बीच में एक किस्म से गैप आता जा रहा है और अब हमें जो भी डॉक्टर उस कम्युनिटी से मिलता है, उस पर एक किस्म से हम शक की निगाह से देखेंगे, राइट, जो मैं समझता हूँ एज़ अ गुड सिटिज़न होना नहीं चाहिए। राइट, समाज में सब शांति से रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन अब हर हिंदू जो शांति प्रिय है, वो भी शक करने लग गया है। राइट, जो भी इस तरह के लोग हैं व्हाइट टेररिज्म पर, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म पर, और हमें खास तौर से जो लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो कि मैं रात को डीएनए में सुन रहा था राहुल सिन्हा का, कि हमें देखना है हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, चाहे वो हिंदू ही क्यों नहीं है। वो हो सकता है कोई लेफ्टिस्ट हो, कोई अर्बन नक्सल हो, कोई एक अनुराधा भसीन जैसा हो, कपिल सिब्बल जैसे आदमी हो, उनका नाम ले रहा हूं मैं, जो इस तरह के सिंपैथाइजर्स हैं, वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। ये सर। ये सर यही है कि जैसे ही कल रेड पड़ी है कश्मीर टाइम्स के ऑफिस के ऊपर और अनुराधा भसीन का नाम सामने आया है, तो ये गैंग फिर से सामने आई है। इट इज़ अटैक ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। तो इस तरह का जो इकोसिस्टम हमारे देश में काम कर रहा है, उसको खत्म करने की बहुत ज़रूरत है और उसी के और हमारी सरकार और हमारे होम मिनिस्टर क्यों ना हो, वो काम कर रहे हैं। सर मैम मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, आपने जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म शब्द बोल के, मैं तो व्हाइट टेररिज्म, व्हाइट कॉलर टेररिज्म कर रहा था, बट ये सही बोला आपने। अब क्या हो गया है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म में तो डॉक्टर तक कन्फाइंड थे, अगर हम लिटरल मीनिंग में लें तो। यस सर। लेकिन इसको इंटेलेक्चुअल टेररिज्म कहने से हम एक और कवरेज बढ़ा देते हैं। हुँ, जैसे
इसमें जर्नलिज्म भी आ गया। राइट। किस तरह से जर्नलिज्म हम कर रहे हैं, राइट। इसमें आईटी प्रोफेशनल आ गई, साइबर प्रोफेशनल्स आ गए, इंजीनियर। इंजीनियर्स आ गए, टेक्निकली क्वालिफाइड लोग आ गए, डॉक्टर्स तो है ही हैं इसमें। यस। तो इस इंटेलेक्चुअल टेररिज्म की तरफ हर भारतीय नागरिक का सतर्क होना जरूरी है, और भारत सरकार अपना काम तो कर ही रही है। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी रात दिन एक किया है उन्होंने करने के लिए, एंड वी सैल्यूट देम। यस। जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज आप हमारे साथ जुड़े और ये चर्चा में आना ही चाहिए था, जिस बारे में दिल्ली पुलिस बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट के दौरान, जो सुनवाई हो रही है उसमें। तो सभी दर्शकों को हम कहेंगे जी। कि हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगले वीडियो में सर आपके साथ फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू।